Yazarians. We are Yazarians. हेलो गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट या फिर कह सकते हो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का पहला लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था आपको, जब मैं आपको कंटेंट डिस्कस कर रहा था उस समय मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में, हम देखेंगे व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी। यहाँ पे और भी कुछ टर्म्स देखेंगे लाइक वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखेंगे। साथ ही साथ हम रिज लाइन देखेंगे, वाटर शेड क्या होता है या फिर कैचमेंट क्या होता है, कैचमेंट देखेंगे। साथ ही साथ हम पहले टॉपिक में वाटर बजट इक्वेशन भी देखेंगे। क्लियर गाइस? सो मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर को। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस पहले चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हाइड्रोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी। गाइस मैं अगर यहाँ पे बोलूं सो ये डेफिनेशन खुद में से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत बार एज यूजुअल आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। यहाँ पे क्या होता है, ये डेफिनेशन क्वेश्चन में मेंशन करता है और ऑप्शंस में आपका बहुत तरीके से ऑप्शंस बनाता है और वहां पे पूछता है इस डेफिनेशन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं। सो आपको पता होना चाहिए ये जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है दोस्तों, हाइड्रोलॉजी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। चलो हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी। सो यहाँ पे बोला गया है, it is a science which deals with the occurrence, circulation and distribution यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा लिख गया है। ओके, occurrence, circulation and distribution of water on earth surface and in its atmosphere। मीन्स यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, सो डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द अकरेंस, सेकंड इज द सर्कुलेशन एंड लास्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन। सो अकरेंस का मतलब क्या होता है कि वाटर कहां कहां पे प्रेजेंट है। ओके, मीन्स आपका वाटर जो है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है। सर्कुलेशन का मतलब है कि वाटर किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। आपने फेजेस पढ़े होंगे वाटर के, बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट इज द लिक्विड, या फिर आप सेकेंड इज द सॉलिड एंड थर्ड इज द गैसेस। आपका जो नेचर में वाटर 3 फॉर्म्स में मिलता है। सो आप इसको बोल सकते हो फेजेस। आपका वाटर कितने फेजेस में प्रेजेंट होता है दोस्तों? 3 फेजेस में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा? लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। यहां पे देखेंगे जो हमारा वाटर सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट का मतलब क्या है, ओशियन से इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके कहां पहुंचा, आकाश में पहुंचा, आकाश से कंडेंसेशन वगैरह हुआ, वहां से क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन या फिर रेन के फॉर्म में फिर से अर्थ पे पहुंच गया, फिर से ये कहां जाएगा, ओशन में जाएगा, ओशन से इवेपोरेट होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एक साइकिल बन रहा है, मींस वाटर का क्या है, सर्कुलेशन हो रहा है, दैट इज द सर्कुलेशन। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कहां पे हमारा कितना वाटर प्रेजेंट है, मींस अर्थ पे कितना प्रेजेंट है, कह सकते हो ओशियंस में कितना प्रेजेंट है, रिवर में कितना प्रेजेंट है, आइस हमारे पास कितना प्रेजेंट है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन, मींस कहां पे किस सोर्स में कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूट है। यहां पे देख सकते हो ऑन अर्थ, साथ ही साथ कहां पे बात हो रही है, एटमॉस्फेयर में। मींस ओवरऑल अगर हम कहें तो हमारा वाटर जितने भी फॉर्म का, जितने भी अमाउंट में इस ब्रह्मांड में, ओके, इस यूनिवर्स में जो प्रेजेंट है, ओवरऑल उस सारे फॉर्म्स के वाटर की यहां पे बात होती है आपके हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट में। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द हाइड्रोलॉजी। ओके गाइस, सो यहां से आपका डेफिनेशन कवर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दोस्तों अगर हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करें, सो इंजीनियरिंग में इसको एक स्पेशल टर्म दिया गया है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगर मैं बात करूं बचपन की, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज नथिंग, इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ओके, ये कोई नया चीज नहीं है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन में आप इस साइकिल को किस नाम से जानते थे दोस्तों? वाटर साइकिल। किस नाम से जानते थे?
किस नाम से जानते थे दोस्तों? वाटर साइकिल के नाम से जानते थे। ठीक है, अब मैं और बात करूं वाटर साइकिल में क्या होता है दोस्तों। वाटर साइकिल में सिंपली क्या होता है, वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है और कहां पे पहुंचता है? एटमॉस्फेयर, सरफेस से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से फिर से सरफेस पे, मींस एक साइकिल है। दिस साइकिल इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या फिर जिसको आप बचपन में बोलते थे वाटर साइकिल। सो देखते हैं वाटर साइकिल क्या है। सो सिंपली अगर हम वाटर साइकिल की बात करें दोस्तों, सो सिंपल इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। लेट अस सपोज दिस इज योर ग्राउंड, ठीक है, दिस इज ग्राउंड। यहां पे हमने पेड़ लगा रखा है, ठीक है, ये पेड़ लगा रखा है। एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन बोले तो गड्ढा, डिप्रेशन बोले तो गड्ढा। ओके, सो इस एक डायग्राम में आपको पूरा हाइड्रोलॉजी क्लियर होने वाला है दोस्तों। ओके, मैं फिर से बोल देता हूं, ये एक सिंगल डायग्राम, और इस सिंगल डायग्राम से आपको पूरा का पूरा हाइड्रोलॉजी क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों इस साइकिल को चलाने वाला कौन होता है? इस पूरी ही साइकिल को चलाने वाला सन होता है। कौन होता है? सन होता है, ठीक है। एनर्जी होती है, अगर सन नहीं है एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा सो आपका वाटर साइकिल नहीं एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो इस पूरी साइकिल को कौन चलाता है? सन चलाता है। ओके गाइस, लेट अस सपोज दिस इज ओशन, दिस इज ओशन, दिस इज रिवर, ठीक है, दिस इज रिवर। यहां पे ये जो आप देख रहे हो, ये मैं ट्रायंगुलर टाइप का दिखा रहा हूं, इसका वाटर टेबल से मतलब है। किससे मतलब है? दिस इज द वाटर टेबल, मींस यहां तक आपका वाटर प्रेजेंट है। क्लियर? आप समझते हैं दोस्तों कैसे हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वर्क करता है, हाउ टू वर्क आवर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल। तो दोस्तों क्या हुआ, सन है, दिस इज द सन, दिस इज द ओशन। अगर मैं आपको मेजरली बात करूं, सो मेजर पोर्शन जो आपके इवेपोरेशन का जो मेजर पोर्शन होता है, मींस जो मेजर इवेपोरेशन होता है वो कहां से होता है? ओशन से होता है। कहां से होता है दोस्तों? ओशन से होता है। सो सिंपली यहां पे मैं कहूं कि इस सन की वजह से ओशियन में हीटिंग हुई। क्या हुई? इस सन की वजह से ओशियन में हीटिंग हुई। जब हीटिंग हुई सो वाटर क्या करने लगा? इवेपोरेट होने लगा, वाटर इवेपोरेट होने लगा। ओके, जब वाटर इवेपोरेट हुआ सो क्या होगा? अभी क्लाउड्स फॉर्म होने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे दोस्तों? क्लाउड्स बनने लगेंगे। ये जो वाटर इवेपोरेट हुआ, इस वाटर से क्या होने लगेगा दोस्तों? क्लाउड्स फॉर्म होने लगेंगे। दोस्तों क्या फॉर्म होंगे? आपके क्लाउड्स फॉर्म होंगे। दीज आर, क्या हो रहा है यार, ठीक है, आपके क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। अरे क्या हो रहा है, आपके क्या फॉर्म हो जाएंगे दोस्तों? क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे लाइक दिस। जब क्लाउड फॉर्म हो गए सो क्या होगा? यहाँ पे क्लाउड्स में कुछ प्रोसेस होता है जिसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होगा? आपका जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ था, मींस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, वो गैसियस फॉर्म किस में कन्वर्ट होने लगेगा? फिर से वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, मींस रेन पार्टिकल्स में कंसिडर कन्वर्ट होने लगेगा। और जैसे ही बादल आपके फॉर्म हुए, क्लाउड्स आपके फॉर्म हुए, वैसे ही यहाँ पे क्या होने लगेगा? आपका रेन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों? आपका रेन स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरे एरिया में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे रेन हो जाएगा। ओके, कह सकते हो
दिस इज द रेन, ठीक है, दिस इज द रेन। जब रेन आपके अर्थ सरफेस पे पहुंचा, सो क्या हुआ, रेन इस पेड़ पे गिरेगा, इस पूरे एरिया में ही कह सकते हैं, इस पूरे एरिया में ही आपका क्या होने वाला है, रेन होने वाला है, या फिर आपका रेन हो चुका है। सो दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे, जो वाटर इस प्लांट की लीव्स के द्वारा, ओके, या फिर जो वाटर इस प्लांट की लीव्स पे आके रुकेगा, ठीक है, वो वाटर क्या कहलाएगा, वो वाटर आपका, या फिर वो लॉस क्या कहलाएगा आपका, इंटरसेप्शन, ठीक है, क्या कहलाएगा, इंटरसेप्शन लॉस कहलाएगा। मींस रेन के बाद जो वाटर पेड़ की पत्तियों पे रुका, ओके, वो क्या होगा, सब्सिक्वेंटली तुरंत ही एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएगा। दैट लॉसेस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन लॉसेस। क्या कहेंगे दोस्तों, इंटरसेप्शन लॉसेस। एक बात यहां पे मैं और डिस्कस करने वाला हूं आपको कि हाइड्रोलॉजी की अगर बात करें, सो हाइड्रोलॉजी में जितना वाटर आपका रन ऑफ में कन्वर्ट होता है, ओके, जितना वाटर आपका रन ऑफ में कन्वर्ट होता है, दैट वाटर इज फायदा, ठीक है, उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए फायदा होगा। लेकिन जो वाटर यहां से इवेपोरेट हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, वो क्या होगा, वो सारा का सारा हमारे लिए लॉस या फिर नुकसान है। समझ में आया दोस्तों बात। मीन्स हम ओवरऑल कहें, एक बार फिर से मैं बोलता हूं कि जो वाटर हमारा रन ऑफ बनेगा, मीन्स रन ऑफ बन के किसी स्ट्रीम को ज्वाइन करेगा, दैट वाटर इज, दैट इज फायदा। फायदा का मतलब समझते हो ना, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट जो वाटर ओशियन से या फिर कहीं कहीं से भी इवेपोरेट होगा या फिर ट्रांसपिरेशन होगा, दैट इज लॉस। उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। सो यहाँ पे क्या है, इस पेड़ पे रेन आके रुकी, रेन पार्टिकल्स रुके, ये रेन पार्टिकल्स तुरंत क्या होंगे, सब्सिक्वेंटली इवेपोरेट हो जाएंगे। इसीलिए इस वाटर को जो पेड़ पे रुका था और सब्सिक्वेंटली इवेपोरेट हो गया, इस लॉस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इंटरसेप्शन लॉस। क्या बोलेंगे, इंटरसेप्शन लॉस। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर जमीन में गड्ढा होगा, डिप्रेशन होगा, डिच होगा या फिर सम होगा, सो इस सम के द्वारा भी कुछ वाटर अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। ओके, सो ये वाटर क्या स्ट्रीम में पहुंचा, नहीं पहुंचा ना, ये वाटर भी आफ्टर सम टाइम इवेपोरेट हो जाएगा। इसीलिए ये भी एक तरीके का लॉस है। और ऐसे लॉस को, मींस ऐसा वाटर जो डिप्रेशन में फंसा हुआ है, किसी गड्ढे में फंसा हुआ है, इस वाटर को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन लॉस। क्या बोलेंगे दोस्तों, डिप्रेशन लॉस। तो यहां से दो चीजें क्लियर है, अगर वाटर ट्री की प्लांट पे आके रुका और सब्सिक्वेंटली इवेपोरेट हो गया, दैट वाटर इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन लॉस। और अगर किसी गड्ढे में वाटर रुका और वो आफ्टर सम टाइम इवेपोरेट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन लॉस। फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे साथ ही साथ आप देख सकते हो, यहां पे साथ ही साथ कुछ वाटर होगा जो सरफेस पे क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। सरफेस पे मूव करता हुआ किसको ज्वाइन कर लेगा दोस्तों, इस स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेगा। दैट वाटर इज कॉल्ड एज रन ऑफ। क्या कहलाएगा, रन ऑफ। रन ऑफ का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, एक ऐसा वाटर जो सरफेस पे मूव करता हुआ किसी नेचुरल स्ट्रीम को अगर ज्वाइन कर लेता है, दैट वाटर इज कॉल्ड एज रन ऑफ और सरफेस रन ऑफ। सो यहां से वाटर का कुछ पोर्शन मूव करता हुआ कहां पहुंच जाएगा, आपके स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। दैट वाटर इज कॉल्ड एज रन ऑफ और सरफेस रन ऑफ। ओके, साथ ही साथ यहां पे और चीजें देखेंगे। सो यहां पे लेट अस सपोज दिस इज योर ग्राउंड वाटर टेबल। ओके, सो कुछ वाटर जो होगा बारिश के बाद कहां किसको ज्वाइन कर लेगा, आपकी वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा। सो कुछ वाटर आपकी ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। क्या कहलाएगा आपका, इनफिल्ट्रेशन। कहां से क्या कहलाएगा, इनफिल्ट्रेशन। जो वाटर अर्थ सरफेस से मूव करता हुआ किसको ज्वाइन करे, ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर ले, दैट वाटर या फिर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। ओके गाइस, अब आप मुझे बताओ कि ये रिवर कहां पे खत्म होती है। रिवर्स जो है वो आपके माउंटेन से स्टार्ट होती हैं और आपके ओशियन में खत्म होती हैं। सो इस रिवर का वाटर कहां पे मूव कर जाएगा, ओशियन में खत्म हो जाएगा जाके। यहां से देख सकते हो फिर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होके बादल बनेगा, बादल होके रेन बनेगा, रेन होके ये सारे प्रोसेस होंगे, फिर से ये वाटर कहां पहुंचेगा, स्ट्रीम में पहुंचेगा, ये इस रिवर का वाटर कहां पहुंचेगा, ओशियन में। सो यहाँ पे देख सकते हो एक साइकिल फॉर्म हो रही है।
एक साइकिल फॉर्म हो रही है। दिस साइकिल इज नथिंग, दिस साइकिल इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल। सो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, मैंने अभी डेफिनेशन डिस्कस नहीं की। सो डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज अ साइकिल इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम वन फेज टू अनदर हैविंग डिफरेंस रेजिडेंस टाइम इन ईच फेज। सो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर चुका हूं कि वाटर के कितने टाइप के फेजेस होते हैं। वाटर के 3 फेजेस होते हैं, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो वाटर के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट होने में, ओके क्या लिखा है, वाटर यहाँ पे मूव करेगा एक फेज से दूसरे फेज में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से पहले में, पहले से दूसरे में, इस तरीके से यहाँ पे जनरली वाटर का क्या होता है, मूवमेंट होता है। ओके दैट मूवमेंट इज नथिंग, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और जो वाटर का मूवमेंट होता है एक फेज से दूसरे फेज में, जब आपका वाटर एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होता है, ओके वाटर को एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज रेजिडेंस टाइम। यहाँ पे मेंशन है आपका रेजिडेंस टाइम। आगे हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडेंस टाइम। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज द वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आगे मूव करते हैं दोस्तों। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रेजिडेंस टाइम, जिसको आप कैपिटल टी आर से डिनोट करते हो। क्या बोला गया है, दिस इज द टाइम विच इज टेकन बाय वाटर पार्टिकल इन क्रॉसिंग ऑन पर्टिकुलर फेज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मैंने क्या बताया, वाटर के 3 फेजेस होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और तीसरा कौन सा होता है, गैस। इस साइकिल में वाटर के एक फेज से दूसरे फेज में, ओके एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होने में जो भी टाइम लगा, वाटर के एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज रेजिडेंस टाइम। क्या कहलाएगा आपका, रेजिडेंस टाइम कहलाएगा। रेजिडेंस टाइम का अगर फॉर्मूले की बात करें, सो रेजिडेंस टाइम का सिंपल फॉर्मूला होता है टी आर इक्वल टू एस बाई क्यू। क्या हो जाएगा, टी आर इक्वल टू एस बाई क्यू। एस क्या है, स्टोरेज, मीन्स किसी पर्टिकुलर फेज में कितना वाटर स्टोर्ड है। ओके एस इज व्हाट, एस का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर फेज में कितना वाटर स्टोर्ड है। और क्यू क्या है आपका, डिस्चार्ज, मीन्स वाटर को एक फेज से मूव करने में, ओके एक फेज से दूसरे फेज, एक फेज से दूसरे फेज में मूव करने में जो भी डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगा, क्यू। सो यहाँ पे आपका रेजिडेंस टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस अपॉन क्यू, मीन्स स्टोरेज अपॉन डिस्चार्ज। आई होप क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडेंस टाइम। ओके गाइस, हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। सो अवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज द कैचमेंट एरिया। दोस्तों ये क्या होता है भाई, कैचमेंट एरिया क्या होता है, पहले तो हम इस चीज को डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, ये आपका नेचुरल स्ट्रीम है। ओके आपका कैचमेंट एरिया क्या होता है, डेफिनेशन में चलते हैं। सो लिखा हुआ है द एरिया ड्रेनिंग इनटू अ रिवर और स्ट्रीम इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वाटर शेड इन यूएस। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि कैचमेंट एरिया होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल मैं बात करूं कि ये आपका क्या है, नेचुरल स्ट्रीम, जिसको आप रिवर बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं, रिवर। दोस्तों इस रिवर में जितना डिस्टेंस का, ओके जितना मैक्सिमम डिस्टेंस का वाटर आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। इस रिवर में मैक्सिमम कहां से वाटर आ सकता है, मैक्सिमम इस पॉइंट से वाटर इस रिवर में आ सकता है। यहां पे इस पॉइंट से मैक्सिमम वाटर क्या होगा, इस पॉइंट से वाटर आपके रिवर में या फिर आपकी स्ट्रीम में आ सकता है। सो यहां पे कैचमेंट एरिया क्या हो गया, this much is the this much is the this much area is called as catchment
कैचमेंट एरिया। ठीक है, ये वो एरिया है जो किसी नेचुरल स्ट्रीम में ड्रेन करता है। ये वो एरिया जो किसी नेचुरल स्ट्रीम में ड्रेन करता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। सो इस डायग्राम में ये कैचमेंट हो गया। क्या इस यहां का वाटर इस कैचमेंट में आएगा? अगर मैं बात करूं इस पॉइंट के वाटर की, तो यहां पे क्या इस पॉइंट का वाटर मूव करके इस कैचमेंट में आएगा? जी नहीं, क्योंकि वाटर जो है इस हाईएस्ट पॉइंट से ही मूव करके आ सकता है, यहां का वाटर तो यहां नहीं आ सकता है। सो यहां पे ये क्या हो गया, इस पॉइंट के इस साइड आप जो देख रहे हो, दूसरी साइड राइट साइड आप जो देख रहे हो, दैट इज अनदर कैचमेंट एरिया। ये आपका क्या है? दूसरा कैचमेंट एरिया है। ठीक है, ठीक है, ये आपका दूसरा कैचमेंट एरिया हो गया। दिस इज अनदर कैचमेंट एरिया। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां का वाटर पार्टिकल मूव करके इस कैचमेंट में आ सकता है? जी नहीं। सो यहां पे क्या है, इस पॉइंट के इस साइड का जो एरिया होगा, ये अनदर कैचमेंट एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैचमेंट एरिया। सो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि किसी नेचुरल स्ट्रीम या फिर रिवर में जितना एरिया, जो मैक्सिमम एरिया ड्रेन करता है, वो क्या कहलाता है? दिस मच एरिया इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। ओके, अब दोस्तों यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं कि एक कैचमेंट को दूसरे कैचमेंट से जो लाइन अलग करती है, वो लाइन क्या कहलाती है? आपकी रेज लाइन कहलाती है। देख सकते हो यहाँ पे ये एक कैचमेंट हो गया, ये एक कैचमेंट हो गया, ये एक कैचमेंट हो गया। ठीक है, इन दोनों कैचमेंट को कौन सी लाइन अलग कर रही है? दिस लाइन। ये हाईएस्ट पॉइंट, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये दोनों कैचमेंट को अलग कर रहा है। यहां पे देखें तो ये जो लाइन है, हाईएस्ट पॉइंट है, ओके, दिस हाईएस्ट लाइन इन दोनों कैचमेंट को अलग कर रही है। सो इस हाईएस्ट लाइन को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? रेज लाइन। रेज लाइन। सो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसी लाइन जो एक कैचमेंट एरिया को दूसरे कैचमेंट एरिया से अलग करती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? रिज लाइन। रिज लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो एक कैचमेंट एरिया को दूसरे कैचमेंट एरिया से अलग करती है। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे डेफिनेशन में यही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। सो लिखा हुआ द एरिया ड्रेनिंग इनटू अ रिवर और स्ट्रीम इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। मीन्स आप कह सकते हो कि एक ऐसा एरिया जो कहां पे, जिसका वाटर जो है वो मूव करता हुआ कहां पहुंच जाए, किसी रिवर या फिर स्ट्रीम में पहुंच जाए, दैट मच एरिया इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। अगला पॉइंट लिखा हुआ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर शेड इन यूएस। ओके, इस कैचमेंट एरिया को यूएस में दूसरे नाम से जानते हैं। दूसरे किस नाम से जानते हैं? वाटर शेड के नाम से। मींस हमारे इंडिया में कैचमेंट एरिया को कैचमेंट एरिया ही बोलते हैं, लेकिन अगर बात करें यूएसए की, ओके, यूएस की, सो यूएस में हम कैचमेंट एरिया ना बोल के क्या बोलते हैं? वाटर शेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वाटर शेड। ओके, यहां से आपको आई होप रिज लाइन का डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा। रिज लाइन क्या होता है? एक कैचमेंट एरिया को दूसरे कैचमेंट से एरिया से अलग करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? रिज लाइन। सो रिज लाइन की बात करें, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज द रिज लाइन। देखेंगे क्या लिखा हुआ रिज लाइन में। बोला गया है, दिस इज द लाइन विच डिमार्केट्स वन कैचमेंट एरिया फ्रॉम इट्स नेबरिंग कैचमेंट एरिया। सो डेफिनेशन से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, एक ऐसी लाइन जो एक कैचमेंट एरिया को दूसरे कैचमेंट एरिया से अलग करती है, इस लाइन को जनरली हम क्या बोलते हैं? रेज लाइन बोलते हैं। देख सकते हो आप, लेट अस सपोज दिस इज द डायग्राम। दिस इज द डायग्राम। आपका ये एक कैचमेंट एरिया हो गया, ये क्या हो गया? कैचमेंट एरिया हो गया। इसको कैचमेंट एरिया क्यों बोला? क्योंकि इस रिवर में मैक्सिमम यहां से पानी मूव कर सकता है और यहां से वाटर मूव कर सकता है। ठीक है, सो इस रिवर में दिस मच वाटर इज मूविंग, ओके, या फिर ड्रेनिंग। इस रिवर में दिस मच वाटर इज ड्रेनिंग, सो दिस मच एरिया इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। ओके, अगर बात करें यहां पे इस वाटर पार्टिकल की, सो ये वाटर पार्टिकल क्या इस कैचमेंट में फ्लो करके जाएगा? जी नहीं। सो इस लाइन के
अगर लेफ्ट साइड बॉल बात करें तो एक दूसरा कैचमेंट एरिया, क्या है, दूसरा कैचमेंट एरिया, एक दूसरा कैचमेंट एरिया। सो यहां पे देख सकते हो दो कैचमेंट एरिया को, ओके, दो कैचमेंट एरिया को अलग करने वाली लाइन मींस हाईएस्ट पॉइंट, वो हाईएस्ट पॉइंट जो दो कैचमेंट एरिया को एक दूसरे से अलग करता है, क्या कहलाता है आपका, रिज लाइन कहलाता है। क्लियर दोस्तों, रिज लाइन समझ में आया। रिज लाइन क्या होता है, ये वो हाईएस्ट लाइन होती है जो एक कैचमेंट एरिया को दूसरे कैचमेंट एरिया से अलग करती है। ओके गाइस, आगे देखते हैं क्या लिखा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिवाइड लाइन, वाटर डिवाइड या फिर वाटर शेड इन यूके। सो आपका जो रिज लाइन होता है जनरली इंडिया में हम रिज लाइन के नाम से जानते हैं, इसके और भी नाम होते हैं, इसको आप डिवाइड लाइन भी बोल सकते हो, वाटर डिवाइड लाइन भी बोल सकते हो, और यूके में रिज लाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों, वाटर शेड। यूएस में कैचमेंट एरिया को वाटर शेड बोलते हैं और यूके में रिज लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाटर शेड के नाम से जानते हैं। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द वाटर बजट इक्वेशन। ठीक है, अब सिंपली अगर दोस्तों हम अगर बात करें वाटर बजट इक्वेशन की, सो आप मुझे बताओ आपका बजट क्या है। ऐसे कोई पूछ दे आपका बजट क्या है, सो बजट क्या होता है दोस्तों, कितना पैसा आपने लिया, मींस आपको कितना दिया गया, कितना आपने खर्च किया और कितना आपने स्टोर किया। बात समझ रहे हो ना, कितना खर्च किया माइनस सॉरी कितना आपको मिला माइनस कितना आपने खर्च किया, किसके इक्वल हो जाएगा, कितना पैसा आपने बचाया, दैट इज योर बजट। ओके, आपका बजट क्लियर है ना, मींस आपको पापा ने कितने पैसे दिए, उसमें से आपने कितने पैसे खर्चा करे, किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी पैसे आपने स्टोर करके रखे, दैट इज योर बजट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलॉजी की, सो हाइड्रोलॉजी में पैसे की तो बात होगी नहीं, यहाँ पे वाटर की बात होगी। सो हम देखेंगे यहाँ पे वाटर बजट इक्वेशन के बारे में। सो वाटर बजट इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, वाटर बजट इक्वेशन के हिसाब से कि लेट अस सपोज ये आपका कोई नेचुरल स्ट्रीम है, दिस इज नेचुरल स्ट्रीम, इनिशियली इसका स्टोरेज था S1, दिस इज नेचुरल स्ट्रीम, इनिशियली इसका स्टोरेज था S1। अब आपने क्या किया, इसमें कुछ ऐड कर दिया, मींस कुछ वाटर ऐड कर दिया जिसको हम बोलेंगे इनफ्लो। सेम टाइम में आपने क्या किया, यहां से कुछ वाटर निकाल लिया जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, आउटफ्लो। सो जब आप इस स्ट्रीम में या फिर इस स्टोरेज में इनफ्लो और आउटफ्लो करोगे सेम टाइम पे, सो इसके स्टोरेज में कुछ चेंज होगा। लेट अस सपोज कि इनफ्लो और आउटफ्लो के बाद क्या आता है, स्टोरेज S2, क्या हो जाता है, S2। सो एज पर वाटर बजट इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, मास इनफ्लो, कितना वाटर आपने ऐड किया, माइनस मास आउटफ्लो, मास आउटफ्लो मतलब कितना वाटर आपने स्ट्रीम से निकाल दिया, इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज वाटर बजट इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी क्या होती है। इसको इंसर्ट अगर लिखना चाहें, सो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज, सो डेल्टा एस। अब यहां पे आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। डेल्टा एस की क्या वैल्यू होगी, S2 माइनस S1 होगा या फिर S1 माइनस S2 होगा, सोच के जवाब देना। यहां पे जो डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो S1 माइनस S2 होगा या फिर S2 माइनस S1 होगा। सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ऑलवेज आप डेल्टा एस की वैल्यू क्या लिखोगे दोस्तों, S2 माइनस S1। क्या लिखोगे आप, ऑलवेज डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, S2 माइनस S1। आपको यहां पे एक बात और मैं बताऊंगा, जो आपका चेंज इन स्टोरेज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे भाई, पॉजिटिव कब होगा, जब S2 का वैल्यू बड़ा, मींस इस S2 का वैल्यू अगर
S1 से बड़ा है तो आपका चेंज इन स्टोरेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वहीं पे अगर आपका S1 का वैल्यू बड़ा है, ओके, S2 का वैल्यू छोटा है, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चेंज इन स्टोरेज होगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। सो ये चीज ध्यान देने वाली है कि आपका जो वाटर बजट इक्वेशन होता है वो क्या होता है, इनफ्लो, क्या होता है, दोस्तों क्या होता है आपका, इनफ्लो माइनस, नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस होगा। क्या हो जाएगा आपका, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टू S2 माइनस S1 और चेंज इन स्टोरेज। सो दोस्तों यहां तक क्लियर हो चुका है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, अब स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। बोला गया है दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये जो आपकी वाटर बजट इक्वेशन है वो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है दोस्तों, सिंपली अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि किसी मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक मास को हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मास की बात हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, मास इनफ्लो मास आउटफ्लो, और मास में ही होगा चेंज इन स्टोरेज। सो यहां पे देख सकते हो ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वाटर बजट इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सो आपका आंसर होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट, सो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें सो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज, दैट इज डेल्टा एस। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें सो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टू डेल्टा एस क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। ये चीज याद रखें, यहां पे हमेशा S2 माइनस S1 होगा, कभी भी S1 माइनस S2 नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती है। सो दोस्तों ये आपका पहला चैप्टर यहां से कंप्लीट होता है। गाइस आई होप आपको मजा आया होगा। सो अगर आपको मजा आया है मेरे लेक्चर में सो ज्यादा से ज्यादा आप परचेज करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले सकें हमारे कोर्सेज के। सो परचेज माय कोर्सेज ऑन माय ऐप, और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से चीजें आप देख सकते हैं कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या प्राइजेस हैं, और हमारे कूपन वगैरह अभी अवेलेबल हैं। सो सारी चीजों को आप देख के काउंट कर सकते हैं, देन आप हमारा कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, यहाँ से हमारा पहला चैप्टर फिनिश होता है।